वेलकम टू एटम क्लासेज। आज आपको बीएससी का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक आज स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है? इस चैप्टर में ये पढ़ना होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी स्पीड क्या होती है, कितने तेज़ी से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और साथ में उसकी स्पीड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये चीज़ें हमें जाननी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल जो काइनेटिक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है केमिकल और दूसरा वर्ड है काइनेटिक्स। तो केमिकल वर्ड का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक वर्ड्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो केमिकल रिएक्शन में क्या मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? मूवमेंट को हम लिख सकते हैं रेट भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है कि केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है। तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या वेलोसिटी है, या फिर केमिकल रिएक्शन का क्या रेट है, वेलोसिटी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो उस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है कि कोई केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसकी क्या वेलोसिटी है या क्या रेट है, और साथ में एक चीज़ और पढ़ना है कि इस वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला चीज़ तो ये पढ़ना है। दूसरा चीज़ ये पढ़ना है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, किसके कारण केमिकल रिएक्शन तेज़ी से हो रहा है या किसके कारण केमिकल रिएक्शन धीरा हो जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर पढ़ना है? हमें टेम्परेचर पढ़ना है, कंसंट्रेशन पढ़ना है, प्रेशर पढ़ना है। इस टाइप से कुछ फैक्टर्स के बारे में हमें जानना है। तो केमिकल काइनेटिक जो होता है इसमें इन्हीं दो चीज़ों की स्टडी की जाती है। पहला कि केमिकल रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी क्या है, और उसको कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये है केमिकल काइनेटिक का मतलब। अब इसका अगर प्रॉपर डिफिनीशन देखना चाहें तो इसका प्रॉपर डिफिनीशन यहाँ लिख दो। अब अगर तो ये इसका डिफिनीशन है केमिकल काइनेटिक का, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। सबसे पहली चीज़ अध्ययन करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग सबसे पहले किस रेट से हो रहा है, तो उसका रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग का निर्धारण करते हैं। तथा दूसरा क्या इसमें देखते हैं, दूसरा ये देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक। और हिंदी में अगर बोलना चाहें तो बोलेंगे रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश में डिफिनीशन देख लीजिए, वही है कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच इन विच वी डिटरमाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का निर्धारण करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी किसका करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसकी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो पहला ये, दूसरा ये, तो ये स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक। तो ये टोटल डिफिनीशन था केमिकल काइनेटिक का। इस पूरे चैप्टर में यही दो चीज़ें पढ़नी है। पहला चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पहला चीज़ ये है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और दूसरा चीज़ क्या पढ़ना है हमको कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, किस फैक्टर के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो टोटल इस पूरे चैप्टर में यही दो चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ हमें क्या जानना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे, फिर आगे चल के उसमें उसके कौन कौन से फैक्टर हैं इसके बारे में जानना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। तो अलग अलग जो केमिकल रिएक्शन होता है उन सबों का क्या होता है, रेट अलग अलग होता है। कोई जो होता है बहुत फास्ट होता है, कोई होता है बहुत धीरे होता है। तो इस बेसिस पे, उसके रेट के बेसिस पे कि केमिकल रिएक्शन कितने तेज़ हो रहा है, इस बेसिस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है तीन पार्ट में। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का क्या वेलोसिटी है, कितने स्पीड से हो रहा है, उस बेसिस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको क्लासीफाई किया गया है। तो उसको तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया। तो पहला होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो पहले होता है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, पहला होता है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बहुत स्लो हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं स्लो केमिकल रिएक्शन, जो धीरा होता है, केमिकल रिएक्शन। एक है बहुत धीरा हो रहा है, एक हो रहा है बहुत तेज़ हो रहा है, एक होता है स्लो केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। किस बेसिस पे किया गया है
जो रेट ऑफ रिएक्शन वो कितने स्पीड से हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के बेसिस पे या फिर वेलोसिटी के बेसिस पे। ये 3 टाइप्स के होते हैं, तो एक एक करके हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब जो वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, इसका एक नाम और है और इसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जो क्या हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, या फिर दूसरा नाम होगा इसका इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन या इंस्टैन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है और इतना फास्ट होता है कि पूरे इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है। और कितना लगता है, 10⁻³ सेकेंड से भी कम का टाइम लगता है। इससे भी कम टाइम लगेगा, लेस देन 10⁻³ सेकेंड का टाइम लगेगा। तो अगर इतना कम टाइम लगा तो इस टाइम को नॉर्मल कंडीशन में हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और अगर टाइम को अगर मेजर नहीं कर सकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर वेलोसिटी अगर मेजर करना होता है तो हमें टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है कि हाँ इतने से इतने टाइम के बीच का हो रहा है। तो इसमें टाइम को हम अगर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो टाइम को कंसीडर नहीं कर सकते हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसका कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो जो वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन नॉट कैलकुलेटेड फॉर वेरी फास्ट रिएक्शन। तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट नहीं करते। अब इसके एग्जांपल में कौन कौन से रिएक्शन होंगे, तो एग्जांपल में हो सकते हैं जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं HCl हो गया और साथ में ले लेते हैं NaOH हो गया। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ये बनाता है NaCl बनाता है और साथ में H2 बनाता है। इसमें ये दोनों आयंस हैं, ये भी आयंस के रूप में होता है, ये H+ के फॉर्म में, ये माइनस के फॉर्म में, ये प्लस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। ये सारे क्या है, आयंस है और इस रिएक्शन को बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। तो जो भी आयनिक रिएक्शन होता है वो रिएक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं आयनिक रिएक्शन, तो इसीलिए इसको आयनिक रिएक्शन ही बोलते हैं। तो जितने भी आयनिक रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होता है, बहुत फास्ट केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसका हमें केमिकल काइनेटिक में स्टडी नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत फास्ट होती है, उसमें जो टाइम लग रहा है बहुत कम टाइम लग रहा है और कम टाइम लग रहा है तो उस टाइम को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो पहला वाला तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ना। अब दूसरा होता है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है बहुत ही स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि इसका भी टाइम पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है और इसको आसानी से कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और इसमें टाइम लगता है कितना है, तो इसमें टाइम लगता है फ्यू डेज टू मेनी ईयर्स। इसको कंप्लीट होने में, एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ दिन से लगा है, बहुत कई साल का भी समय लग सकता है। इसलिए इसके टाइम को भी हम मेजर नहीं कर सकते और इसके टाइम को मेजर नहीं कर सकते हैं तो इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम मेजर नहीं करते हैं। अब इसके एग्जांपल में अगर देखना चाहें तो इसके एग्जांपल में जो भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं वो सब जो है इसी के एग्जांपल में आते हैं। जैसे एग्जांपल दे देते हैं H2 है और साथ में O2 है और ये दोनों रिएक्शन करके बनाता है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनने में कई सालों का टाइम लग जाता है नॉर्मल कंडीशन में। तो इसके वजह से ये रिएक्शन भी इसी में कंसीडर करते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर नहीं पढ़ना है। इसके अलावा इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अगर आयरन की जो रस्टिंग होती है वो भी क्या आएगा, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन होता है। कोई भी आयरन होता है उसको रस्ट होने में कई साल का समय लग जाता है, तो उसको भी यहाँ कंसीडर नहीं करें। तो यहाँ पहला और दूसरा इन दोनों को हमें केमिकल काइनेटिक में नहीं पढ़ना है। तो क्यों नहीं पढ़ना है, तो उसका रीज़न यही है कि ये जो वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन है इसमें जो टाइम बहुत कम टाइम लग रहा है तो इस टाइम को मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इस टाइम को भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जब टाइम को मेजर नहीं कर सकते हैं तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा बच गया स्लो केमिकल रिएक्शन। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, स्लो केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लो केमिकल रिएक्शन का। तो इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, जो स्लो केमिकल रिएक्शन है उसी का हमें वेलोसिटी डिटरमाइन करना है और उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमें जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का वेलोसिटी हमें यहाँ डिटरमाइन करना और ये केमिकल रिएक्शन कौन सा होगा, ये स्लो रिएक्शन वाला होगा। उसी का हमें क्या करना है, वेलोसिटी हमें देखना है। अब इसको हम वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं जैसे यहाँ पे कोई रिएक्शन है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है
रिएक्टेंट और इससे बन रहा है प्रोडक्ट। तो जब इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 है, जब टाइम t इक्वल टू 0 होता है तो इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं A0 है, और उस समय प्रोडक्ट हो जाएगा 0, क्योंकि जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसमें प्रोडक्ट 0 रहेगा, और जो भी रहेगा सब इनिशियल कंसंट्रेशन ही रहेगा। अब किसी पर्टिकुलर टाइम हम t पे देखते हैं, तो अगर हम t टाइम पे कंसीडर करेंगे तो इसका कुछ अमाउंट क्या जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा A0 माइनस एक्स, उसको मान लेते हैं x अमाउंट। तो यहाँ पे x अमाउंट इससे कम हो जाएगा, इस वाले से x अमाउंट कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x अमाउंट ही बन जाएगा। तो टोटल ये केमिकल रिएक्शन होता है, किसी 0 टाइम पे होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ये होगा और प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और किसी टाइम t पर इसका कुछ अमाउंट क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये टोटल होता है। अब इसमें हमें निकालना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्टकट में लिख सकते हैं ROR। ये R, इसका O, इसका R, ROR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ROR अब लिखेंगे। तो ROR जो है, अगर हमको ROR अगर निकालना होगा तो निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है वो और डिवाइड बाई कितना टाइम लग रहा है, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर हम प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है और डिवाइड बाई जो चेंज हो उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के बेसिस पे अगर निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये लिख सकते हैं। या फिर दूसरा फॉर्म ले सकते हैं इसका कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइड बाई वही टोटल टाइम जो लग रहा है, टोटल टाइम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये दो फार्मूला लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के बेसिस पे लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के बेसिस पर भी लिख सकते हैं। अब जो चेंज इन कंसंट्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है, और डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। और यहाँ पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है उसको लिख सकते हैं डेल्टा P और डिवाइड बाई डेल्टा T। अब ये चेंजेस जो हो रहा है, जो चेंज है ये, अगर कभी भी हमको चेंज निकालना होता है तो हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, R फाइनल माइनस R इनिशियल निकालते हैं। या फिर अगर चेंज इन प्रोडक्ट निकालना हो तो इसमें भी क्या करेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट की बात करते हैं तो फाइनल ये है और इनिशियल ये है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं A0 माइनस एक्स, ये हो गया, और इसमें से क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे A0। तो अगर इसको सॉल्व करें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स आ जाएगी। उसी तरह अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में ये माइनस ये करेंगे तो यहाँ कर देते हैं x माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा x। तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, x आ रहा है। जबकि अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है माइनस x आ रहा है, और वेलोसिटी को कभी भी हम माइनस में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं तो यहाँ पर इसमें पहले आगे की हम लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो अगर यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, और अगर रिएक्टेंट के बेसिस पे अगर हम निकालते हैं तो उसका फार्मूले में आगे की तरफ लगा देंगे माइनस, और अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे निकालेंगे तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करते, यहाँ पे रहता है प्लस। तो ये दो फार्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, ये भी है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका अगर हमको यूनिट निकालना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट निकालने के लिए होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम यूनिट निकालते हैं मोल पर लीटर लिख सकते हैं, और नीचे दिया है टाइम, और टाइम को हम मान लेते हैं सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको मोल, लीटर पे -1 और सेकंड पे -1। तो ये यूनिट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। अब जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, ए से बन जाता है बी, ये है आपका रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ए से बन रहा है बी। तो इसके लिए अगर हमको रेट निकालना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, तो ये कंसंट्रेशन, तो इसमें लिखेंगे इसके कंसंट्रेशन में क्या चेंज होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और डिवाइड बाई कितना टाइम लग रहा है, और ये रिएक्टेंट है तो इस पर लगा देते हैं माइनस। तो पहला तो ये हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी और डिवाइड बाई टी। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, ये फार्मूला हो जाता है। अब इसमें जो ये वैल्यू है, इस पूरे वैल्यू को बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए।
यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ए धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, और क्या हो रहा है, बी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन बी बन रहा है। तो ए जैसे घट रहा है तो इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। उसी तरह ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो यहाँ पर जब भी रेट निकालना होगा, रेट क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी से या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से निकाल सकते हैं। तो अब अगर इसमें अब यहाँ पर आगे कोई कोफिशिएंट नहीं दिया, अगर इसमें अगर कोफिशिएंट दिया होता, जैसे यहाँ पे इक्वेशन मान लेते हैं कि दिया हुआ है 2a + 3b, एरो करके दे दिया c + 4d। तो इसके लिए अगर हमको रेट निकालना होगा तो रेट निकालने के पहले सबसे पहले इसमें हमको दो चीज़ निकालना होता है, रेट ऑफ फार्मेशन और दूसरा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो फार्मेशन किसका हम निकाल सकते हैं, सी का और डी का, रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ सी एंड रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ डी, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। उसी तरह रिएक्टेंट जो है इसमें लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख सकते हैं या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और डिवाइड बाई टी, और आगे लग देंगे माइनस क्योंकि ये है रिएक्टेंट साइड में। उसी तरह अगर हमको बी का निकालना होगा तो बी का लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, और ये हो जाएगा, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी और डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। उसी तरह अगर सी का और डी का निकालना होगा तो यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ, यहाँ लिखेंगे फार्मेशन या फिर अपीयरेंस भी लिख सकते हैं, अपीयरेंस लिख सकते हैं या फिर फार्मेशन लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ सी, और यहाँ पे होगा प्लस में होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में ये बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। उसी तरह हमको अगर डी का निकालना है, रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ डी, तो ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो ये फार्मूला होता है। तो ये चारों क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। अब हमें इससे अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है और रेट ऑफ फार्मेशन या डिसअपियरेंस होता है, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि अब रेट ऑफ जो डिसअपियरेंस है इसका मतलब होता है कि ए जो है कितने तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, साथ में रेट ऑफ डिसअपियरेंस बी का मतलब बी कितने तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, या फिर सी या डी का दिया ये कितने तेज़ी से बन रहा है, ये होगा। जबकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है पूरे केमिकल रिएक्शन का होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है किसी सिंगल इंडिविजुअल का है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन पूरे केमिकल रिएक्शन का होगा। अब हमें जो डिसअपियरेंस है या क्या है फार्मेशन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन से अगर हमें रिलेशनशिप निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिख देंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अभी को, ए अभी क्या इसको हम रिएक्टेंट मान लेते हैं, ऑफ रिएक्टेंट, और डिवाइड बाई लिख देते हैं इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ये होता है कि किसी भी जो कंपाउंड होता है उसके आगे जो नंबर होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये फार्मूला होता है। उसके अलावा अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे लिखना होगा तो प्रोडक्ट के बेसिस पे लिख देते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइड बाई यहाँ पे लिख देते हैं कोफिशिएंट, ये हो जाता है। अब हमें इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए अगर हमको रेट निकालना है तो आर ओ आर इक्वल टू इसको लिख सकते हैं जो रेट ऑफ इस, अगर हम ए के बेसिस पे निकालें तो ए के लिख देंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, टोटल ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, और डिवाइड बाई लिख सकते हैं इसका कोफिशिएंट ऑफ ए। तो अगर हमको इस बेसिस पे, ए के बेसिस पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या है, ये वैल्यू है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई टी, और इसका जो कोफिशिएंट है आगे दिया है 2, तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। उसी तरह अगर हमको बी के बेसिस पे निकालना होगा तो अगर आर ओ आर हमको बी के बेसिस पे निकालना होगा तो यहाँ पे वापस लिख देंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी
और डिवाइड लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ बी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी ये हो जाएगा, ये लिख देंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई टी, और इसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो यहाँ से 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ जो रेट होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरह हमको सी का और डी का निकालना होगा, तो सी का और डी का हम निकालेंगे, तो सी में यहाँ लिख देते हैं आर ओ आर। अगर सी के बेसिस पे निकालना होगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डिवाइड बाई कोफिशिएंट, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया हुआ है डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और ये प्रोडक्ट के साइड में है, तो प्रोडक्ट के साइड में है तो यहाँ पे प्लस में रहेगा, और इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा। साथ में अगर हमको डी के हिसाब से निकालना होगा, डी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, तो डी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई टी, और इसका कोफिशिएंट कितना दिया 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो टोटल हमको अगर इस इक्वेशन के लिए रेट निकालना होगा तो रेट के लिए ये फार्मूला हो जाएगा, चाहे तो अगर ए के बेसिस पे निकालना चाहे तो ये होगा, बी के बेसिस पे निकालना चाहे तो ये, सी के बेसिस पे ये, डी के बेसिस पे ये। अब इस पूरे को हम अगर एक साथ लिखना चाहें तो एक साथ हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे जो आर ओ आर है वो किसके बराबर है, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टी, और इसका कोफिशिएंट है 2, ये दिया, या फिर यही किसके बराबर होगा, बी के हिसाब से अगर लिखना चाहे, बी के रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई 3 चेंज इन टाइम, इक्वल टू अगर सी के बेसिस पे लिखना चाहें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। उसी तरह डी के बेसिस पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई 4 चेंज इन टाइम। तो टोटल ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, इसको सिंपल हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो ये होगा, अगर स्पेशली किसी एक का डिसअपियरेंस या अपीयरेंस निकालना होगा तो उसके लिए भी ये वाला जो बताया था नीचे ये था, ठीक है। तो ये आपका था डिसअपियरेंस, अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप होता है। अब आपको ये 2 क्वेश्चन करा देते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है पहला वाला, अब इसमें ये इक्वेशन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन इतना दिया है। तो अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो ये किसके बराबर होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी और डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, इसके बराबर होता है। और ये इसकी वैल्यू दे दी गई है कितनी, 0.25 मोल पर लीटर, ये इसकी वैल्यू दे दी गई है। अब हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालना है। इसके लिए जो रेट का रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आर, इसके लिए लिखते हैं, जैसे ये रिएक्टेंट है तो इसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले तो रिएक्टेंट है तो इसलिए माइनस लगा देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और साथ में ये जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देंगे 2, इक्वल टू यही किसका हो जाएगा, अगर इसके बी के अकॉर्डिंग लिखना होगा तो ये भी रिएक्टेंट तो माइनस लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी और डिवाइड बाई टी, और इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ प्रोडक्ट दिया गया है तो इसके लिए यहाँ प्लस लगाते हैं, और होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी और डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये हो गया। अब हमें इसमें निकालना क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ ए और डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालना है। तो अगर हमको निकालना हुआ कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का मतलब होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका इसमें क्या रिलेशनशिप है ये हमें देखना है। तो इसमें ये वैल्यू यहाँ टोटल दिया गया है 0.25 मोल पर लीटर, लीटर में -1 ये दिया गया है। अब ये वैल्यू रेट के बराबर है तो रेट इक्वल टू हो जाएगा, ये हमें रेट पता चल गया। अब रेट का इससे रिलेशनशिप देखेंगे, ये वाला, ये पहला इक्वेशन ये वाला लेंगे, और रेट क्या है इसके बराबर। अब हमें इसमें से क्या चाहिए, सिंपल चाहिए, सब माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, ये वैल्यू चाहिए, हमें इतनी वैल्यू चाहिए। और अगर ये वैल्यू चाहिए तो ये 2 का क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे 2 में आर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो यहाँ पर ये इक्वल टू हो जाएगा 2 आर के बराबर हो जाएगा। और आर की वैल्यू है इतनी, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 0.25, और इसका पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.50 मोल पर लीटर। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, अब हमें बी निकालना है।
तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, टोटल इसी वैल्यू को बोल देंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो ये वैल्यू किसके बराबर, ये वैल्यू खुद इसके बराबर ही है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को हम ऐसे लिख देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ये, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0.25 मोल और लीटर पर लीटर। तो ये दोनों का आंसर हो गया, इसमें ये हो गया ए का और ये हो गया बी का। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम इसमें यही करना होता है कि हमको ये इक्वेशन लिखना होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हमको ये इक्वेशन लिखना होता है। ये इक्वेशन अगर हम लिख लेते हैं तो उसके बाद रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ देता तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर था, इसके बराबर था, ये वैल्यू थी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकलेगा। अब एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं। इस वाले में क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया गया है और ये इक्वेशन अगर दिया गया तो इसमें पूछा गया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है यहाँ पर, इसका अपीयरेंस, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमीन आयन, ये है ब्रोमीन आयन, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन रहेगा, इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका भी हम रेट लिखेंगे। तो इसका यहाँ पे रेट इक्वल टू हो जाता है, अगर हम इसके बेसिस पे देखते हैं तो ये हो जाएगा BrO3 माइनस इसका चेंज इन कंसंट्रेशन और डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और आगे लिख देते हैं माइनस, और कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। इक्वल टू किसके बराबर, इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस लिख देंगे और लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और 5 दिया है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। इक्वल टू ये लिख देते हैं हाइड्रोजन का, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और 6 दिया 6 ले देंगे और साथ में यहाँ माइनस इसमें लग जाएगा। इक्वल टू ये है ब्रोमीन का, अब ये प्रोडक्ट साइड में तो इसमें प्लस लगेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और 3 दिया है तो 3 का डिवाइड हो जाएगा, और यही इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, वाटर के बराबर हो जाएगा। तो वाटर का हो जाता है H2O, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और 3 दिया है 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब हमें निकालना क्या है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमीन। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमीन का मतलब हो गया कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन और डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो हमको इसके बीच रिलेशन चाहिए, और दूसरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमीन आयन। तो ब्रोमीन आयन का अगर लिखना होगा तो यहाँ पे लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन और डिवाइड बाई टाइम। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है हमें यही देखना है। तो इस पूरे इक्वेशन में हमें यही दो चीज़ चाहिए। तो ये हो गया ब्रोमीन आयन और ये हो गया ब्रोमीन, इन दोनों को ले लेंगे, तो ये इक्वल टू ये ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन आयन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये वाली वैल्यू, और यहाँ लिखा है 5 इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन डिवाइड बाई 3 चेंज इन टाइम, और यहाँ पे है माइनस, ये लगा देंगे। अब इनके बीच रिलेशनशिप निकालना है, तो ये वैल्यू क्या करेंगे, इधर लगा देंगे, ये वैल्यू का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमको इस वैल्यू का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम इक्वल टू 5 इधर चला गया तो हो गया 5 डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल है डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो ये इसका रिलेशनशिप आ जाएगा। तो इस तरीके से इनके बीच रिलेशनशिप निकालेंगे। तो इसके अलावा जो भी दिया है सबका एक दूसरे से रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन और साथ में जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसका डिसअपियरेंस या अपीयरेंस का क्या रिलेशनशिप होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा।